चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टार्ट किए थे ना। 5 स्टेप्स लिखे थे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। देन वी स्टार्टेड विथ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मेन, है ना। हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे किसके लिए? मेन के लिए। उसमें भी अपन ने देखा था कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा आपका होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया था हमने। कुछ पार्ट्स की पहले सारे पार्ट्स के नाम लिख लिए थे हमने, राइट। माउथ, उसके बाद बकल कैविटी, देन इसोफेगस, हाँ फेरिंग्स था, फिर इसोफेगस था, नहीं मतलब नाम तो सारे लिख लिए थे ना। इसोफेगस के बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। और एक एक करके अपन डिस्क्राइब कर रहे थे सबको। तो वी रोट अबाउट माउथ, कि माउथ में आपका एक तरह का अपर्चर है, ओपनिंग है, जहां से हम इंजेक्शन कर रहे हैं, एंड इट इज सराउंडेड बाय द मूवेबल लिप्स। अंदर आएंगे तो माउथ के अंदर हमने देखा था, ये बकल कैविटी के अंदर देखा था हमने 2 पार्ट्स। एक था आपका टंग एंड द सेकेंड वन वाज टीथ। टीथ में भी 4 टाइप के टीथ देखे थे, कैनाइन्स, इंसिसर्स, मोलार्स, प्रीमोलार्स। और कितने कितने होती हैं ये देखे थे, है ना। मतलब एक जॉ में टोटल 16 टीथ्स हैं, तो 16 में कितनी मोलार हैं, कितनी प्रीमोलार हैं, कितनी कैनाइन है, कितनी इंसिसर है, और उनके फंक्शंस। कि एक वेजिटेबल कटिंग के काम आता है, एक एनिमल फ्लैश को कट करने का काम आता है, द रेस्ट टू वर फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग, ठीक है। उसके बाद इसी में टंग का भी फंक्शन देखे थे, कि टंग हेल्प इन swallowing ऑफ फूड, है ना, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, एंड ऑल्सो हेल्प इन टेस्ट, टेस्ट देता है आपको, राइट। और थर्ड हमने देखा था फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या था? इट वॉज अ जंक्शन बिटवीन द विंड पाइप एंड फूड पाइप। मतलब 2 ओपनिंग्स होगी फेरिंग्स के पास, एक जा रही है विंड पाइप की तरफ, उस ओपनिंग का नाम मैंने क्या बताया था? ग्लोटिस। और एक था गुलेट, जो आपका जा रही थी किसमें? इसोफेगस में, फूड पाइप। एंड द नेक्स्ट वाज फूड पाइप, इसोफेगस। उसके बारे में क्या लिखा था? एक लॉन्ग ट्यूब है, थिन लॉन्ग ट्यूब, जिसमें खाना क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम माउथ टू स्टमक। एक मूवमेंट का नाम लिखे थे, लास्ट लास्ट वर्ड था ना वो हमारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो मैंने क्या बताया था कि वो वेवी टाइप का मूवमेंट होगा और खाना जो है आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यही मूवमेंट से खाना पूरे कैनाल में ट्रैवल कर रहा है, नॉट जस्ट इन इसोफेगस, बट स्टमक से इंटेस्टाइन में जाना, फिर इंटेस्टाइन से ट्रैवल करके लार्ज इंटेस्टाइन तक जाना। तो और इन एवरी पाथ द फूड इज ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ओनली, ठीक है। वेवी टाइप का मूवमेंट, जिससे ट्यूब क्या कर रहा है? खाने को आगे बढ़ा रहा है बाय वेवी टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। चलिए इसके आगे लिखेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या आएगा? इसोफेगस के बाद स्टमक, लिख लो अगला, स्टमक। इसोफेगस के बाद आएगा नेक्स्ट स्टमक, स्टमक, हाँ इसमें लिखेंगे इट इज अ थिक, इट इज अ थिक कॉमा मस्कुलर, मे बी मस्कुलर है, इट इज अ थिक कॉमा मस्कुलर, ये स्टमक के बारे में है ना। इट इज अ थिक कॉमा मस्कुलर एंड J shaped sac, thick comma muscular and J shaped sac, sac मतलब बैग जैसा, बोरी जैसा, sac present on the, present on the, present on the left side, present on the left side, present on the left side of upper part of abdomen, left side of upper part of abdomen, present on the left side of upper part of abdomen। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बॉडी को 2 कैविटी में डिवाइड किया गया है, एक थोरैसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी जिसको बोलते हैं अपन, और एक एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में भी सबसे टॉप में कौन है? लेफ्ट पार्ट में स्टमक। उसके नीचे बाकी पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो सब आपके एब्डोमिनल कैविटी में है, ठीक है। ओके,
फुल स्टॉप. इट हेल्प्स इन स्टमक का फंक्शन लिख रहे हैं. इट हेल्प्स इन मैकेनिकल it helps in mechanical churning, churning, mechanical churning and chemical digestion of food. मैकेनिकल चर्निंग मिक्स होगा ना अंदर फूड स्टमक के अंदर, तो मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. मैकेनिकल चर्निंग एंड chemical digestion of food. Full stop. It also stores the food. It also stores the food. It also stores the food. यहाँ जगह बनाओ सेकंड थर्ड बेंच. It also stores the food. Full stop. The muscular wall of stomach. The muscular walls of stomach hello. The muscular walls of stomach helps in mixing of food. Mixing of food helps in mixing of food and gastric juices. And gastric juices. ठीक है. नेक्स्ट अगला आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर स्टमक द फूड ट्रेवल्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन. हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें. इट इज अ लॉन्ग ब्रैकेट में लिखना अबाउट 6 meters. 6 m लिख लो मीटर्स के लिए. अबाउट 6 meters ब्रैकेट क्लोज, कॉमा नैरो कॉमा ट्यूब्यूलर, ट्यूब जैसा ट्यूब्यूलर, एंड कॉइल्ड पार्ट. and coiled part full stop. It is divided into anterior, anterior, anterior duodenum. स्पेलिंग लिखेंगे DUODENUM. anterior duodenum, DUODENUM, and posterior POSTERIOR, anterior and posterior. Ileum, ILEUM. देखो एंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट, पोस्टीरियर मतलब बैक पार्ट. ठीक है. तो एंटीरियर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अपन डिओडिनम बोल रहे हैं, और बैक साइड में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको इलियम बोल रहे हैं. ठीक है. तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीरियर डिओडिनम एंड पोस्टीरियर इलियम. फुल स्टॉप. It is mainly concerned with ये इसका फंक्शन. It is mainly concerned with completion of digestion and absorption of food. Completion of digestion and absorption of food. मतलब ये बोल सकते हैं दिस इज द साइट जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद और डाइजेशन का स्कोप ही नहीं है ना. ठीक है. तो लास्ट के जितने भी जूस बच जाएंगे दे विल ऑल एक्ट ऑन
स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन भी यही होगा, ब्लड वेसल्स यहीं पे आएंगे, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा दे विल बी एब्जॉर्ब बाय ब्लड एंड देन दे आर टेकन टू द सेल्स, और जो अनडाइजेस्टेड रह गया नाउ इट विल पास टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लास्ट सेकंड लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अगला है लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, डिओडिनम एंड इलियम, वैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, कॉलन एंड रेक्टम, ठीक है। तो इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे इट इज शॉर्टर, इट इज शॉर्टर, इट इज शॉर्टर, वो लॉन्गर थी, ये शॉर्टर है, एंड वाइडर, वो थिन थी, ये वाइड है, शॉर्टर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्शन लिखे हो आप, then small intestine, full stop. It is differentiated into, it is differentiated into, it is differentiated into colon and rectum, COLON, colon and rectum, colon और rectum, RECTUM colon and rectum, और इसका फंक्शन लिखेंगे एक लाइन, it helps in formation, it helps in formation and temporary storage of, helps in formation बनाएगा भी और स्टोर भी करके रखेगा, एंड टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस, FAECES, FAECES फीसेस, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट एनस, एनस 8th पार्ट है ना, ये नंबरिंग दे रहे हो क्या, हाँ एनस, फुल स्टॉप, हाँ सॉरी हाइफन डाल के लिखेंगे, इट लाइज एट द बेस ऑफ द कैनाल, इट लाइज एट द बेस ऑफ द कैनाल, सबसे लास्ट पॉइंट है, इट लाइज एट द बेस ऑफ द कैनाल and is for egestion, and is for egestion, and is for egestion, ठीक है। अब थोड़ा जगह छोड़ेंगे वो एलिमेंट्री कैनाल बनाने के लिए, ये डायग्राम आपकी बुक में दिया होगा एलिमेंट्री कैनाल का, है ना, इसमें ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डालेंगे जगह छोड़ के ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये तो अभी हमने सिर्फ कैनाल पढ़ा है जहां से फूड ट्रैवल करके जा रहा है, पर जाते जाते उसके ऊपर क्या क्या एक्शन हो रहा है वो अपन पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। सिर्फ कैनाल से डाइजेशन नहीं होगा ना, वी नीड सम एंजाइम्स, वो एंजाइम्स किस में सेक्रेट होंगे, जूसेस में, जूसेस कौन सेक्रेट करेगा, ग्लैंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला ग्लैंड लिखेंगे, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, स्टार्ट हो रहा है माउथ से, तो सबसे पहला ग्लैंड पड़ेगा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखेंगे, दे सेक्रीट सलाइवा, इनके जूस का नाम क्या है, सलाइवा, दे सेक्रीट सलाइवा, दे सेक्रीट सलाइवा which contains a digestive enzyme called, they secrete saliva which contains a digestive enzyme called salivary amylase, salivary amylase, amylase क्लास का आपका जो एंजाइम है ना, दे वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वो सलाइवा ने सेक्रेट किया, इससे नाम पड़ गया सलाइवरी एमिलेज, अगर यही अभी पेनक्रियाज ने सेक्रेट किया होता तो इसका नाम पड़ जाता पेनक्रियाटिक एमिलेज, इंटेस्टिनल एमिलेज, समझ रहे हैं क्या,
सलाइवा ने सेक्रीट किया, इसलिए इसके नाम के सामने क्या लग गया आगे, सलाइवरी। पर एमिलेज क्लास का जो हमारा एंजाइम है, इट वर्क्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी आप ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है ना। बट दुख की बात यह है कि माउथ में खाना बहुत कम देर तक रहता है। हम जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कि ज्यादा खा लेंगे तो ठीक से चबाते नहीं है खाने को, और जल्दी जल्दी गिटकते जाते हैं खाना, राइट। बोलते हैं ना कि ऐसा बोला जाता है ना कि आपको हर एक बाइट को 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। पर ये कौन फॉलो करता है, मतलब फिर तो एक आदमी को बैठाना पड़ जाएगा कि भाई तू काउंट करना मैं कितने बार चबा रहा हूँ, 32 हो जाएगा तो बताना, मैं रोकूंगा और गिटक जाऊंगा। ऐसा कोई फॉलो नहीं करता, बट हमें प्रॉपर अच्छे से च्यू करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी स्टार्च है ना उसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन फैट का नहीं होता स्टार्ट माउथ से, बट स्टार्च स्टार्ट्स गेटिंग डाइजेशन, उनका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इन द माउथ इटसेल्फ। ठीक है, सलाइवरी एमिलेज। हाँ, एनर्जी बनाते हैं ना कार्ब्स, वो इंस्टेंट एनर्जी के, देखो यही कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और यही ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलो तो क्या लिखे, ये एंजाइम का नाम है ना, इसको अंडरलाइन करना या किसी चीज से हाईलाइट करना ताकि आपको दिखे कि इसका क्या एंजाइम है। ठीक है, अंडरलाइन ठीक है, अंडरलाइन सबको समझ में आ जाएगा कि इसका मेन चीज क्या है, सलाइवरी एमिलेज। इसका फंक्शन भी लिख लेते हैं इसी में ही, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इन द सलाइवरी ग्लैंड ओनली ना, नीचे लाइन में सलाइवरी एमिलेज, सलाइवरी एमिलेज, सलाइवरी एमिलेज ब्रेक्स डाउन स्टार्च, ब्रेक्स डाउन स्टार्च, या आप कार्बोहाइड्रेट बोल लो, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट इनटू 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 maltose and isomaltose, into maltose and isomaltose। ये रिएक्शन भी लिख लेना, स्टार्च को एरो के ऊपर सलाइवरी एमिलेज से माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और क्योंकि हम माउथ में खाने को ज्यादा देर तक नहीं रखते, इसलिए इस टाइप का एंजाइम अंदर भी होना चाहिए, वरना क्या होगा, आप सोचोगे माउथ के भरोसे कि माउथ पूरा स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज आइसोमाल्टोज में, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अंदर जाने के बाद भी इंटेस्टिनल जूस में और पेनक्रियाटिक जूस में एमिलेज वाले एंजाइम्स होंगे जो बचे कुछ स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि माउथ में पूरा का पूरा स्टार्च तो माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो बचा हुआ स्टार्च कौन कन्वर्ट करेगा, पेनक्रियाज का पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइन का इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, ओके, बट एटलीस्ट माउथ ने प्रोसेस स्टार्ट तो कर दिया। ठीक है, बाकियों का डाइजेशन स्टमक से चालू होगा, बाकी मतलब प्रोटीन हो गया है ना, फैट हो गया, इन सब का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, स्टमक से। ठीक है, लिख लिया इसको, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। अभी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हुआ है ना, इसका फाइनल पॉइंट क्या है, ग्लूकोज, तभी जाके वो डिफ्यूजिबल बनेगा, सॉल्युबल बनेगा, स्मॉल साइज बनेगा एंड सिंपल बनेगा। याद है डाइजेशन में पहले लिखा था ना कि लार्ज साइज को स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है, अभी ये लार्ज साइज है, अभी ये मीडियम बना है, समझ के चलो, जब ग्लूकोज बन जाएगा तब वो बनेगा स्मॉल साइज, डिफ्यूजिबल टाइप का, सॉल्युबल टाइप का। ठीक है, तभी सेल के अंदर घुस पाएगा वो। ठीक, ओके, सेकेंड लिखेंगे अगला ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये है स्टमक में, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे, स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइफन डाल के लिखेंगे, दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक, these are present in wall of stomach, these are present in wall of stomach and secretes gastric juice, इसके जूस का नाम है gastric juice, and secretes gastric juice,
एंड सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस। अब इन जूस के अंदर क्या क्या, जैसे सलाइवा के अंदर तो क्या था, सलाइवरी एमिलेज। अब इस जूस के अंदर क्या क्या चीजें वो अपन लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स म्यूकस, MUCUS, कॉमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉमा पेप्सिन, पेप्सिन ये प्रोटीन वाला एंजाइम होता है, पेप्सिन, कॉमा रेनिन, RENNIN, रेनिन, एंड अ वीक लाइपेज, ये होता है फैट वाला। स्टार्च का हमने देखा एमिलेज, प्रोटीन का पेप्सिन, फैट का लाइपेज। बट ये किस टाइप का लाइपेज है, थोड़ा वीक है, थोड़ा कमजोर है, मतलब स्टमक ने फैट के डाइजेशन को स्टार्ट तो कर दिया, बट वो सारा का सारा फैट स्टमक में हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ समय के लिए खाना स्टमक में रहता है ना, तो हमारे जो पाथ है उसमें कई जगह पे ना छोटे छोटे स्पिंस्टर लगे हुए। स्पिंस्टर मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब क्या होगा कि वो खाने को कुछ देर तक वहां पे रखेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, ये तो खाए और तुरंत निकल जाएगा बाहर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बीच बीच में क्या है, स्पिंस्टर लगे हुए हैं, एनस में एक स्पिंस्टर है, स्टमक में एक स्पिंस्टर है ना, ताकि स्टमक में खाना कुछ समय के लिए रहे, है ना, वो टाइम स्पेंड करे वहां पे खाना आपके स्टमक में, ताकि खाने को डाइजेस्ट डाइजेस्ट होने का टाइम मिल सके। फिर थोड़ा बहुत डाइजेशन होने के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन तो बनाई ही बड़ी गई है ताकि वहां पर खाने को टाइम मिले एब्सॉर्ब भी होने का और कंप्लीटली डाइजेस्ट भी होने का। एंड देन इट गोस टू लार्ज इंटेस्टाइन, और जब एनस का स्पिंस्टर ओपन होगा देन द फीसेस कम आउट ऑफ द बॉडी। समझ रहे हैं? तो दीज आर सम ओपनिंग्स जो खाने को कुछ समय के लिए उस ऑर्गन में रोकने के लिए होगी। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें क्या क्या है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो आपको पता है एसिड, एसिड है ना, ये स्टमक रिलीज करता है एसिड, बट उसके पहले ना एक लेयर बनती है स्टमक के अंदर ही म्यूकस की, ताकि वो एसिड आपके स्टमक को ना जलाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एसिड होता है, एसिड कोरोसिव नेचर का होता है। अगर आप ऐसे ही टच करोगे एसिड को हाथ से तो इट मे बर्न योर स्किन। तो इंटरनल जो स्किन है हमारी, अंदर जो फ्लैश है, जो मसल्स हैं, वो जले ना, इसलिए म्यूकस क्या करता है, स्टमक की वॉल के अंदर, वॉल की लेयर, एक लेयर बना लेता है, ताकि जो एसिड आपका निकलने वाला है वो उस स्टमक की वॉल्स को जलाए ना। ठीक है, तो म्यूकस का काम वो है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, एक तो क्या होता है ना, हमारे माउथ में खाने का मीडियम बेसिक हो चुका है, हमारा जो सलाइवा होता है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, तो खाने का मीडियम थोड़ा बेसिक हो गया है, तो उसको एसिडिक में कन्वर्ट करने के लिए एसिड आया, ताकि वो खाना थोड़ा सा एसिडिक हो जाए। प्लस अगर कुछ खाने में जर्म्स होंगे तो दे विल बी किल्ड इन द स्टमक ओनली, दे विल नॉट रीच टू योर सेल्स। ठीक है, क्योंकि आप उन बैक्टीरिया या उन जर्म्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, तो दे विल बी किल्ड इन द स्टमक ओनली, देन दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट ना विद द फीसेस। तो ये इनके काम है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पेप्सिन को एक्टिवेट भी करता है कि आपका काम स्टार्ट करो, प्रोटीन आ गया है स्टमक में, स्टार्ट डाइजेस्टिंग इट। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलो एक एक करके सारे के फंक्शन। अच्छा, रेनिन भी है ना, रेनिन क्या है, ये अगर आपने मिल्क लिया है, दूध लिया है, तो दूध तो एकदम लिक्विड होता है ना, तो उसको थोड़ा सा वहां पे रोकने के लिए उसको कर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्डी टाइप का, ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। वो भी तो प्रोटीन है, मिल्क में भी प्रोटीन है, तो रेनिन क्या करता है, उस मिल्क प्रोटीन को थोड़ा सा कर्डी टाइप का बना देता है, ताकि वो वहां पर रहे कुछ समय तक, और उस समय आपका पेप्सिन उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए। तो डाइजेशन के लिए तो पेप्सिन ही है, बट रेनिन क्या कर रहा है, उस मिल्क को थोड़ा कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, ताकि वो डाइजेस्ट हो पाए फ्रॉम योर पेप्सिन। ठीक है, और लाइपेज का काम है फैट का डाइजेशन।
बट ये वीक है तो थोड़ा बहुत फैट डाइजेशन होना चालू हो जाएगा, कंप्लीट तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। अब इसके बाद जो भी बच जाएंगे ना स्टार्च, अभी तो स्टार्च के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे पास, स्टार्च जो भी थोड़ा बहुत माउथ में हुआ होगा, अभी स्टार्च वाले कंपोनेंट वेट करेंगे कि हमारा एंजाइम आगे आएगा, हम वहां पे डाइजेस्ट हो जाएंगे, बट उसके पहले ये सारे जो चीजें उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं एक एक करके। म्यूकस लुब्रिकेट्स द फूड, म्यूकस म्यूकस lubricates the food, mucus lubricates the food and protect the mucus lubricate the food and protects the inner lining of the stomach, stomach की जो अंदर की लाइन है, inner lining of the stomach from the action of acid, from the action of acid, full stop. Hydrochloric acid, hydrochloric acid, hydrochloric acid stops the action of saliva, hydrochloric acid stops the action of saliva, comma, kills the bacteria, kills the bacteria present in the food, kills the bacteria present in the food, और फिर मैंने क्या बोला, पेप्सिन को एक्टिवेट भी करेगा, कमा, एक्टिवेट्स द पेप्सिन, activates pepsin, activates pepsin and provides acidic medium, and provides acidic medium, and provides acidic medium. ठीक है, प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा डाइजेशन फास्टर हो जाता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला पेप्सिन के बारे में, इसी में लिख रहे हैं ना, इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, सेकेंड राइट ना, हाँ लिखेंगे, पेप्सिन, पेप्सिन breaks proteins into, pepsin breaks proteins into proteosis, proteoses, proteosis and peptones, peptones, peptones and proteosis, proteoses, प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू पेप्टॉन्स एंड प्रोटीन। देखो एक स्टेप में नहीं होता ना, कि आपको लग रहा है कि स्टार्च एक ही स्टेप में ग्लूकोज बन जाएगा, तो नहीं, पहले वो भी माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हुआ, आगे जाके कुछ और एंजाइम्स होंगे जो उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। इन द सेम वे प्रोटीन भी एक स्टेप में अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, देयर आर सेवरल एंजाइम्स इन्वॉल्व जो उनको अलग अलग स्टेप में कुछ छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। तो पहला कौन इसमें एक्शन कर रहा है, पेप्सिन, पेप्सिन से बनेगा पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस। ठीक है, चलो ये आपका काम हुआ प्रोटीन पेप्सिन का। ठीक है, नेक्स्ट, रेनिन, रेनिन, रेनिन हेल्प्स इन curdling of milk, renin, RENNIN है ना, renin helps in curdling, CURD, curd, फिर LING, curdling of milk, curdling of milk, which increases the period of action, which increases the period of action, curdling of milk, which increases the period of action of pepsin,
पेप्सिन ही तो एक्ट करेगा इस पे भी, प्रोटीन है ना वो भी मिल्क में भी। तो पीरियड ऑफ एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन मिल्क प्रोटीन, ऑन मिल्क प्रोटीन, ऑन मिल्क प्रोटीन। ठीक है, क्या बच गया लास्ट स्टेप, लाइपेज ना। तो लाइपेज का भी फंक्शन, अब वीक लाइपेज नाम नहीं है उसका ना, वो लाइपेज वीक है, उससे उसका नाम वीक लाइपेज नहीं पड़ गया है, नाम तो उसका लाइपेज ही है ना, उसका एक्शन थोड़ा वीकर है स्टमक में, ठीक है, इसलिए उसको नाम उसका लाइपेज ही है। तो लाइपेज का फंक्शन लिखेंगे, लाइपेज एंजाइम्स, लाइपेज एंजाइम्स, लाइपेज एंजाइम्स breaks breaks down breaks down breaks down small amount of small amount of fats, थोड़ा बहुत ही फैट डाइजेस्ट कर पा रहा है, कहां पे, यहां नहीं, हाँ क्या लिखे, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये हमारा फैट कन्वर्ट होता है इसमें डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल स्टेप नहीं है, बट प्रोटीन एंड स्टार्च मल्टीपल स्टेप्स में कन्वर्ट होते हैं, फैट का यही फाइनल प्रोडक्ट है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। थर्ड आते हैं, थर्ड थर्ड लिखेंगे लीवर। खाना लीवर में नहीं जाता, बट लीवर भी अपना जूस बनाता है। थर्ड लिखेंगे लीवर। लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है ना, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। हाइफन डाल के लिखेंगे, इट इज रेडिश ब्राउन कलर्ड, इट इज रेडिश ब्राउन colored, it is reddish brown colored, largest gland of body, largest gland of body, largest gland of body, present on the present on the प्रेजेंट ऑन द, अब जैसे एब्डोमिनल कैविटी में टॉप में लेफ्ट में कौन है, स्टमक है, उसके जस्ट सामने लीवर है, यानी राइट साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड में आपके एब्डोमिनल के अपर पार्ट में, तो ये राइट साइड में एब्डोमिनल के, एब्डोमिन ये स्टमक के अपर, एब्डोमिन के अपर पार्ट। तो क्या लिख रहे हैं, प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ upper part of abdomen, upper part of abdomen। ठीक है, अब इसका जूस का नाम लिखते हैं, जैसे उसका डाइजेस्टिव जूस था सलाइवा, गैस्ट्रिक वाले का नाम था गैस्ट्रिक जूस, इसका नाम है बाइल जूस। तो लिखेंगे, इट सेक्रीट्स, इट सेक्रीट्स बाइल जूस, इट सेक्रीट बाइल जूस। ये इकलौता जूस है जिसमें कोई एंजाइम्स नहीं है, इट इज अ नॉन एंजाइमेटिक जूस। अब अगर एंजाइम नहीं है तो ये किसी को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट तो नहीं कर पाएगा, बट बाइल जूस के कारण ना फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं, क्योंकि फैटी एसिड ग्लिसरॉल के लिए तो हमें लाइपेज चाहिए, लाइपेज तो इसमें है नहीं। तो ये बाइल जूस बस क्या करता है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल को ना छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन, प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। कोई एंजाइम वर्क नहीं कर रहा है इसमें, इसलिए फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब ये समझिए कि ये आगे आने वाले लाइपेज के लिए काम थोड़ा आसान कर देगा, समझ रहे हैं क्या, लाइपेज को फिर इतने बड़े मॉलिक्यूल को छोटा नहीं करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल को फैट और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस, लाइपेज उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा है और ये उसको बस बड़े को छोटा कर रहा है, दैट्स इट। फैट अभी भी फैट है, फैटी एसिड नहीं बना है, ग्लिसरॉल नहीं बना है, बस बड़ा फैट छोटा फैट बन गया है, इमल्सिफिकेशन, बाइल जूस।
ठीक है, ओके। तो इसमें लिखेंगे बाइल जूस के बारे में नेक्स्ट लाइन में, बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ फूड। देखो फिर से ये एसिडिटी चेंज हुई, पहले क्या था, देखो खाना आपने न्यूट्रल खाया था ना, वो खाना एसिडिक था ना बेसिक था फॉर एग्जांपल, पर माउथ ने उसको बेसिक कर दिया, स्टमक ने उसको एसिडिक कर दिया, बाइल जूस उसको फिर से क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि बाइल जूस बेसिक होगा, तभी तो एक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस। बेस को कौन न्यूट्रलाइज करता है, एसिड। तो बाइल जूस न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द फूड, bile juice neutralizes the food, yeah, the acidity of food, है ना, neutralizes the acidity of the food, ये फूड कहां से आ रहा है, स्टमक से ना, and provides alkaline medium, and provides alkaline medium, and provides alkaline, alkali base, alkaline medium, and emulsifies EMULSIFIES, प्रोसेस का नाम इमल्सिफिकेशन है। इट इमल्सिफाइज, ब्रैकेट में इमल्सिफाइज का मतलब क्या होता है, ब्रेक्स डाउन, ब्रैकेट क्लोज, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स into smaller fat droplets, दोनों वर्ड को समझना, ग्लोब्यूल थोड़ा बड़ा है, बड़ा तो उसका मीनिंग, और ड्रॉपलेट मतलब छोटा, ठीक है, फैट ग्लोब्यूल को फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। बट इज अ नॉन एंजाइमेटिक, बाइल जूस इज द ओनली नॉन एंजाइमेटिक, बट इज द नॉन एंजाइमेटिक, नॉन के बाद एक हाइफन लगा के एंजाइमेटिक लिखना ना, नॉन एंजाइमेटिक, ENZYMATIC, नॉन एंजाइमेटिक जूस, यानी कि कोई केमिकल एक्शन नहीं कर पाएगा ये फूड के ऊपर। केमिकल एक्शन करने का मतलब कुछ नया चीज बना देना, ये नया चीज थोड़ा बनाया है, ये तो बस साइज छोटा किया है, फिजिकल चेंज हुआ ये तो, वरना अभी तक सारी चीजें केमिकल चेंज हो रही थी। स्टार्च वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज, कुछ नया बनाना तो केमिकल चेंज। फिर प्रोटीन ने भी पेप्सिन ने प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट किया, वो भी कुछ नया बनाया तो वो भी केमिकल चेंज होगा। बट यहाँ पे तो फैट का बस साइज कम हुआ है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज एंजाइम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लीवर के बाद अगला ग्लैंड आते हैं पेनक्रियाज। देखो ये ऐसा ग्लैंड है ना जो डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट करता है और हार्मोन्स भी सेक्रेट करता है, ठीक है। हार्मोन एक होता है हमारे बॉडी में इंसुलिन, है ना, इट इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। जब भी हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है ना, तो पेनक्रियाज क्या करते हैं, इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। देखो हार्मोन्स तभी सेक्रेट होते हैं जब उनकी जरूरत होती है, समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जब उनकी जरूरत होती है तभी हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है। तो पेनक्रियाज इज वन ऑफ द ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट कर रहा है और हार्मोन्स भी सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। हार्मोन का नाम है इंसुलिन, ये उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता ताकि आपको डायबिटीज ना हो। फिर जब इन पैंक्रियाज में से ये इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा ना, तब हमें होती है डायबिटीज, कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक फिक्स होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो दोनों को डायबिटीज बोलते हैं ना। कम वाला भी डायबिटीज ही है, तो कम वाला जिनको होता है वो जनरली अपने साथ चॉकलेट्स लेके घूमते हैं, कभी भी उनका जैसे शुगर लेवल डाउन होता है तो तुरंत चॉकलेट खाते हैं ताकि शुगर लेवल वापस से नॉर्मल आ जाए, समझ रहे हैं क्या।
ये मतलब कुछ जैसे चक्कर आ रहा है ना, उस टाइप का कुछ सिम्टम्स उनको समझ में आता है कि हाँ उससे शुगर लेवल उनका डाउन हो रहा है, तो तुरंत उनको कुछ कैंडी वगैरह खिला देते हैं ताकि उनका वापस शुगर लेवल नॉर्मल आ जाए। ठीक है, वो ज्यादा खतरनाक होता है एक्चुअली। ठीक है। चलिए, तो क्या लिखे, पेनक्रियाज, ये भी एक आपका ग्लैंड है। ठीक है, हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें। इट इज येलो कलर्ड ग्लैंड, इट इज येलो कलर्ड ग्लैंड, it is yellow colored gland present just behind the stomach, present just behind the stomach, present just behind the stomach, full stop. It secretes pancreatic juice, इसका नाम है pancreatic juice. It secretes pancreatic juice which goes to small intestine. Ultimately खाना तो यहां आ नहीं रहा है ना, तो इसको वहां भेजना पड़ेगा, which goes to small intestine, which goes to small intestine. अब इन जूस के अंदर कौन कौन है, तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स a number of enzymes like, a number of enzymes like, number of enzymes like trypsin, जैसे पेप्सिन था वैसे ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन, कॉमा पेनक्रियाटिक एमिलेज, जैसे सलाइवरी एमिलेज था वैसे ही पेनक्रियाटिक एमिलेज, जो स्टार्च बच गया होगा उसको ये पेनक्रियाटिक एमिलेज कन्वर्ट करेगा, किसमें, माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में। अरे एमिलेज का काम ही वो है ना कि स्टार्च को कन्वर्ट करना माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में। ठीक है, ओके, कॉमा डाल के पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, लाइपेज वाज फॉर फैट्स, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये तीनों का काम लिखते हैं, नीचे लिखेंगे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट पेप्टॉन्स, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस, यही दो बने थे ना पीछे, किसने बनाया था इनको, पेप्सिन ने। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस इनटू, इनटू पेप्टाइड्स, ये सेकेंड स्टेप हुआ प्रोटीन का, इनटू पेप्टाइड्स, कॉमा एमिलेज, एमिलेज digest starch into, starch into maltose and isomaltose, जो अपन पहले भी लिखे हैं, एमिलेज डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, एंड जो लाइपेज बच गया है, एंड लाइपेज, एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बस ट्रिप्सिन ही नया था यहाँ पे, बाकी तो दोनों पुराने ही हैं, एमिलेज एंड लाइपेज। हो गया, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो ऊपर अपन ने लिखा है लाइपेज के लिए, बट वो वीक था तो वो छोटे से अमाउंट को ही कन्वर्ट कर पा रहा था फैट को, बट यहाँ पे ये लाइपेज थोड़ा स्ट्रॉन्गर लाइपेज होगा, तो ये कोशिश करेगा कि पूरे के पूरे फैट को कन्वर्ट कर दे, नहीं भी कर पाया तो इंटेस्टाइन के पास का जूस भी करेगा। ठीक है, ये इंटेस्टाइन की फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा का पूरा डाइजेशन होना चाहिए, जितना भी डाइजेस्टेबल मटेरियल है आपके स्टमक में उस समय। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लिखेंगे ग्लैंड,
intestinal glands, intestinal glands, intestinal, INTESTINAL, intestinal glands. They secrete intestinal juice. वो पेनक्रियाटिक जूस था, ये इंटेस्टिनल जूस. They secrete intestinal juice, which contains, अब एंजाइम्स के नाम लिखते चलेंगे, which contains enzymes like, which contains enzymes like, enzymes like aminopeptidase, aminopeptidase. देखो इसका नाम याद रखना आसान है, ध्यान देना इधर. आपके पास क्या है, पेप्टाइड्स आ गए ना, पहले प्रोटीन थे, पेप्सिन ने उनको प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट किया, ट्रिप्सिन ने उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया. अब फाइनल स्टेप बचा है कि पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है. तो अमीनो एसिड का अमीनो ले लो और पेप्टाइड्स का पेप्टी ले लो, तो बन गया अमीनो पेप्टिडेज. एंजाइम के नाम में अधिकतर एज से एंडिंग होती है, एमिलेज, लाइपेज, है ना. अभी अपन दो और एंजाइम पढ़ने वाले हैं जो माल्टोज और आइसोमाल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में. अब माल्टोज के लिए माल्टेज होता है और आइसोमाल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज होता है. समझ रहे क्या? ऐसे ही ना एंजाइम्स का नामकरण किया गया है. पहला तरीका होता है उनके नामकरण करने का कि उनका फंक्शन कैसा है उसके हिसाब से, या फिर ऐसा लास्ट में एज लगाकर. ठीक है, तो अमीनो पेप्टिडेज नाम याद रहेगा, ये पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो अमीनो पेप्टिडेज. ठीक है, कॉमा, पहले सारे नाम लिख लेते हैं फिर एक साथ फंक्शन लिख लेंगे. अमीनो पेप्टिडेज कॉमा इंटेस्टिनल एमिलेज, कुछ स्टार्च अभी भी बच गया होगा अगर, तो उसको भी माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा. इंटेस्टिनल एमिलेज कॉमा डाल के, इंटेस्टिनल एमिलेज कॉमा माल्टेज, माल्टेज, माल्टेज ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, कॉमा आइसोमाल्टेज. देखो ओ की जगह ए आ गया है ना, माल्टोज के लिए माल्टेज, आइसोमाल्टोज के लिए आइसोमाल्टेज. तो आइसोमाल्टेज एंड लाइपेज, एंड लाइपेज, नहीं सिर्फ लाइपेज चलेगा, इंटेस्टिनल लाइपेज भी लिखोगे तो गलत नहीं है. ठीक है, एंड लाइपेज विच अब सबका फंक्शन लिखते हैं, कॉमा डाल डाल के लाइन से लिखेंगे. जिस ऑर्डर में हमने एंजाइम के नाम लिखे हैं ना, उसी ऑर्डर में उनके फंक्शंस आएंगे रेस्पेक्टिवली, है ना. तो विच हाइड्रोलाइसिस, विच हाइड्रोलाइसिस, ये जो अपन ने कई बार ऊपर ब्रेकडाउन लिखा है ना, उसको जगह आप हाइड्रोलाइसिस वर्ड भी लिख सकते हो. हाइड्रोलाइसिस, HYDRO, हाइड्रो, LYSES, हाइड्रोलाइसिस. चलो सबसे पहले क्या लिखे अपन, अमीनो पेप्टिडेज लिखे है ना, तो ये क्या काम करने वाला है, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में. तो विच हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड्स. अगला नाम क्या लिखा हमने, एमिलेज लिखे ना, तो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा, कॉमा स्टार्च टू माल्टोज, स्टार्च टू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज. वो पूरा पैराग्राफ में ही कवर हो जाएगा ना पूरा, क्योंकि अपन ने पहले चार के नाम लिख दिए, अब अगले में चारों के फंक्शन लिख रहे हैं कॉमा लगा लगा के. तो पहला वाला नाम हमारा था अमीनो पेप्टिडेज, तो सबसे पहला फंक्शन हमने उसी का लिखा, क्या करेगा वो, पेप्टाइड्स टू अमीनो एसिड. फिर हमारा अगला नाम क्या था, इंटेस्टिनल एमिलेज, तो कॉमा डाल के हमने क्या लिख दिया, हाँ स्टार्च टू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज. अब कॉमा अगला नाम क्या लिखा हमने, माल्टेज, तो ये क्या करने वाला है, माल्टोज टू ग्लूकोज. ये फाइनल पहुंच गया, माल्टोज टू ग्लूकोज. फिर अगला हमने क्या नाम लिखा है, आइसोमाल्टेज, तो कॉमा डाल के आइसोमाल्टोज टू ग्लूकोज, आइसोमाल्टोज टू ग्लूकोज. एंड लास्ट क्या लिखे हैं, एंड लाइपेज है ना, तो एंड फैट्स टू फैटी एसिड एंड, क्या हुआ भाई,
तो पूछ नहीं सकता, किसी से मांग नहीं सकता है। एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। समझ गया क्या? तो दिस इज हाउ द कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन इंटेस्टाइन। जितना भी स्टार्च बचा होगा वो एमिलेज उनको माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये आइसोमाल्टोज और आइसोमाल्टोज और माल्टोज जो है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय माल्टेज एंड आइसोमाल्टेज। फैट तो ऑलमोस्ट पेनक्रियाज ने खत्म कर दिया था, बट अगर तब भी थोड़ा बहुत फैट बचेगा तो इसका लाइपेज उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। और अमीनो पेप्टिडेज जो पेप्टाइड जितना भी ऊपर स्टेप में ट्रिप्सिन ने बनाया है उस सारे पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो फाइनली ऑल द स्टार्च हैज बीन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, all the proteins have been converted into amino acids, all the fats have been converted into fatty acid and glycerol। ये डाइजेशन यहाँ पे खत्म हुआ। अब एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन भी कौन करेगा? आपका इंटेस्टाइन, ठीक है? और अपन को तो एलिमेंट्री केनाल पढ़ा, तो ये डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट एक नोट करके पॉइंट लिखेगा, नोट में एक पॉइंट लिखेंगे। डेंटल कैरीज के बारे में, डेंटल कैरीज, डेंटल कैरीज जिसको हम टूथ डीके बोलते हैं, टूथ डीके, दांतों का सड़ना, टूथ डीके। हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें। इट इज द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ डेंटल टिश्यूज, इट इज द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ डेंटल टिश्यूज डेंटल टिश्यूज मेनली ऑफ प्रीमोलार्स एंड मोलार्स, मेनली ऑफ प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। जनरली हमारे जो पीछे के दांत होते हैं ना, उसमें वो काला काला जम जाता है ना, जिसको अपन बोलते हैं कि कीड़ा पड़ गया दांत में। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ है कि चबाते वक्त अगर वो दांत में से प्रॉपर जो चीजें आपने चबाई है वो निकली नहीं है, वो फंस गई है, तो देयर कम्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आएगा और उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा, एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वो सेक्रीट कर देगा एसिड। जैसे हम डाइजेशन करने के लिए एसिड यूज किए कि नहीं, वैसे वो भी डाइजेशन करने के लिए एसिड यूज करेगा, और उस एसिड से हमारे दांतों का इनामल खराब हो जाएगा। इनामल जो हमारा व्हाइट पार्ट है दांत का, वो खराब होना चालू हो जाएगा। देखिए एसिड तो कोरोड करता है ना, जब एसिड ने ताजमहल को नहीं छोड़ा तो ये तो हमारे दांत है ना, वो मार्बल था ना, तो उसको भी एसिड ने खराब किया। एसिड रेन के कारण मार्बल इज गेटिंग येलोइश। इन द सेम वे वो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में रख के एसिड सेक्रीट कर रहा होगा, उससे क्या हो रहा है? हमारे दांत खराब हो रहे हैं। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइस कि खाना खाने के बाद या सोने से पहले ब्रश करके सोएं, ताकि अगर कुछ फंसा होगा तो वो निकल जाएगा, और अगर वो कोई एसिडिक पार्ट आपके माउथ में रह गया तो वो आपके टूथपेस्ट से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमारे पेस्ट में बेस होता है, तो दैट बेस विल न्यूट्रलाइज द एसिड इफ देयर इज सम एसिड इन द माउथ, तो वो एसिड क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखा? इट इज अ कॉमन डिसीज ऑफ डेंटल टिश्यू मेनली ऑफ मोलार्स एंड प्रीमोलार्स, जो पीछे के दांत हैं, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स। फुल स्टॉप। This occur in persons, this occur in persons, this occur in persons whose diets are rich in carbohydrate, whose diets are rich in carbohydrates, whose diets are rich in carbohydrates, which generally stick to the teeth, which generally stick to the teeth। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, ठीक है? जो जिनको शुगर हो जाती है उनको ऐसा नहीं कि सिर्फ मीठा खाने मना करते हैं, उनको आलू और चावल खाने ही मना करते हैं। देखिए आलू में भी स्टार्च है, चावल में भी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? तो क्या लिखे? विच जनरली स्टिक टू द टीथ, फुल स्टॉप। द बैक्टीरिया
The bacteria produces acid in the mouth, by anaerobic decomposition of sugars. By anaerobic. Anaerobic का मतलब होता है in the absence of oxygen. Anaerobic decomposition of sugar. एसिड इस तरीके से बनाता है बैक्टीरिया माउथ में, वो शुगर को डिकम्पोज करेगा, डाइजेस्ट करेगा विदाउट ऑक्सीजन और एसिड प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. शुगर. फुल स्टॉप. डेंटल कैरीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय. डेंटल कैरीज होता क्या है? डेंटल कैरीज में आपका जो इनामल है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है. डेंटल कैरीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय gradual softening of. gradual मतलब slowly. gradual softening. जो आपका बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ना इनामल, वो धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है. softening of enamel due to decalcification. कैल्शियम होता है ना दांत में, वो रिमूव होने लगेगा. डीकैल्सिफिकेशन. देखिए कैल्शियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और धीरे धीरे डिकम्पोज होते जा रहा है, सॉफ्ट होते जा रहा है. ठीक है. डीकैल्सिफिकेशन. ठीक है. प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको रीजन बताया है कि अवॉइड शुगर रिच ईटेबल्स, या फिर अच्छे से च्यू करो एंड ब्रश. ठीक है. तो नेक्स्ट प्रोसेस डाल के हेडिंग डाल के छोड़ दो, रेस्पिरेशन. ये न्यूट्रिशन पूरा खत्म हुआ ना. पहले हमने प्लांट न्यूट्रिशन किया था जहां पे हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में पढ़ा. देन वी स्टार्टेड विद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसमें हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ा ऑफ एनिमल्स. देखो अब यही सारे जो पांचों प्रोसेस है ना, ये अमीबा में भी होते हैं. सुन रहे हैं क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, है ना. ये सारे अमीबा में भी होते हैं. बट फर्क इतना है कि अमीबा के पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम नहीं है ये काम करने के लिए. उसका एक ही सेल ये पांचों एक्टिविटी करेगा. समझ रहे हैं क्या? तो वो अपने प्रे के सामने प्रे को देख करके जाएगा, कप शेप बनाएगा, एंडोसाइटोसिस से प्रे अंदर हो जाएगा, खाना अंदर चला जाएगा, एनगल्फ हो जाएगा, इंजेशन हो जाएगा. अंदर उसके पास वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो उस खाने को डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे बॉडी में, एसिमुलेट करेंगे, एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वैक्यूल में ही स्टोर हो जाएगा. तो क्या होगा? धीरे धीरे ऐसा होगा कि वैक्यूल में अनडाइजेस्टेड फूड इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा कि वो भारी हो जाएगा. वैक्यूल क्या हो जाएगा? भारी. और जब अमीबा आगे जाएगा ना, तो वैक्यूल भारी होने के कारण आगे नहीं जा पाएगा, वो वहीं रह जाएगा. तो धीरे से अब अमीबा आगे गया मान लो, तो अब वो उसके वॉल से टकराया. वैक्यूल कहां से टकराया? वॉल से. और वॉल कुछ देर के लिए रप्चर होगी एंड द वैक्यूल विल कम आउट. ये हो गया उसका इजेशन. वेस्ट बाहर हो गया ना. तो हम अपने तरीके से वेस्ट को बाहर कर रहे हैं, इसका ये तरीका है. जब वैक्यूल में बहुत ज्यादा वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इट विल बिकम heavier than the mass of amoeba. So ultimately it will come out of the plasma membrane. ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो कि फ्लेक्सिबल है, अमीबॉइड है. शेप उसका क्या है? अमीबॉइड बोलते हैं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है ना शेप का. इरेगुलर शेप है, ओवल नहीं है, हेक्सागोनल भी नहीं है, तो इसको क्या नाम दिया अपन ने? अमीबॉइड. अमीबा का शेप है इसलिए अमीबॉइड नाम दे दिए. ऐसा कोई ज्योमेट्री नहीं होता ना. आप मैथ्स में पढ़ो कि अमीबॉइड ज्योमेट्री नहीं पढ़े, है ना. ओवल पढ़े हैं अपन ने, सर्कुलर पढ़े हैं, ट्रायंगुलर पढ़े हैं, स्क्वायर पढ़े हैं, क्यूबॉइड पढ़े हैं, क्यूब पढ़े हैं. अमीबॉइड नाम का कोई ज्योमेट्री नहीं होता क्योंकि अपन ने नाम से, उसके नाम से एक शेप निकाल दिया, अमीबॉइड शेप. ठीक है. तो ये आपका अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, सेकेंड लाइफ प्रोसेस. ठीक है. चलो थैंक यू.